हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है CSIR नेट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके अंदर अभी तक हमने स्पेसिफिकेशन की बात की थी, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट में। जो सेल है वो अपने फेट को अचीव करेगी कैसे, पड़ोसी सेल के साथ इंटरेक्ट करके। और जो सिग्नल है वो, जैसे अभी तक हमने जो लास्ट स्पेसिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर सेल के अंदर खुद के ही साइटोसोल में सिग्नल था, बट कंडीशनल में क्या है कि जो पड़ोसी है वो कंडीशन रखेगा, वो शर्त रखेगा कि भाई मैं कहूँगा तो तेरे अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। तो जो सिग्नल है वो नेबरिंग सेल देगी, और जो नेबरिंग सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए। यहाँ जो सेल का इंटरेक्शन है विद नेबरिंग सेल वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो पैराक्राइन इंटरेक्शन हो सकता है और दूसरा जेक्स्टाक्राइन इंटरेक्शन हो सकता है। जो पैराक्राइन इंटरेक्शन है उसके अंदर क्या होगा कि जो सेल है वो सिग्नल को सीक्रेट करेगी और जाके थोड़ी दूर डिस्टेंस पे सेल के साथ में वो सिग्नल बाइंड होगा और सेल का फेट डिसाइड होगा। और दूसरा होता है कि जेक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, डेल्टा नोट सिग्नलिंग, जिसके अंदर फिजिकल इंटरेक्शन होता है। अब जो ये स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन के अंदर जो स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो कि किस स्टेज के ऊपर स्पेसिफिकेशन होता है, किस स्टेज के ऊपर डिटर्मिनेशन होता है। तो जो जाइगोट है वो जाइगोट 2 सेल स्टेज में, फिर 4 सेल स्टेज में, फिर क्लीवेज की वजह से 8 सेल स्टेज, फर्दर मोरूला में कन्वर्ट होता है, फिर अर्ली ब्लास्टूला आएगा, मिड ब्लास्टूला, लेट ब्लास्टूला, उसके बाद में अर्ली गैस्ट्रूला, मिड गैस्ट्रूला एंड लेट गैस्ट्रूला। तो जो गैस्ट्रूलेशन है तब तक यहाँ पर स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होगा। जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन होता है मिड ब्लास्टूला स्टेज पे, और जो डिटर्मिनेशन है वो होता है मिड गैस्ट्रूला स्टेज पे। तो जो लेट ब्लास्टूला और अर्ली ब्लास्टूला, जो ये दो स्टेज बची, ये कैसी हैं, ये स्पेसिफाइड रहेंगी। और मिड गैस्ट्रूला के बाद जो भी डेवलपमेंटल स्टेज आएगी वो डिटरमाइन होगी। तो स्पेसिफिकेशन होता है मिड ब्लास्टूला स्टेज पे, डिटर्मिनेशन होता है मिड गैस्ट्रूला स्टेज पे। यहाँ जो लेट ब्लास्टूला और अर्ली गैस्ट्रूला है वो स्पेसिफाइड कंडीशन में रहेंगे, लेकिन जो लेट गैस्ट्रूला और उसके बाद जितने भी स्टेजेस हैं वो डिटरमाइंड होंगे। तो जो गैप है बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जो लेट ब्लास्टूला और अर्ली गैस्ट्रूला है वो गैप है बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। फिर हम बात करें कि यहाँ पर जो सेल पोटेंसी है वो क्या रहेगी, तो जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्रोस्पेक्टिव फेट, कि जो बनाने की क्षमता है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, कि उसका जो फेट होगा उसके कंपैरिजन में। अगर हम डिटर्मिनेशन से पहले पोजीशन को चेंज करते हैं तो जो फेट है वो भी चेंज होगा। डेवलपमेंटल पैटर्न देखें तो रेगुलेटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न है, मतलब लॉस कंपनसेशन प्रेजेंट है यहाँ पर। कि जो अर्ली ब्लास्टूला है, हमने क्या लिया, अर्ली ब्लास्टूला की जो आई फॉर्मिंग सेल थी हमने वो रिमूव कर दी। तो हमने देखा कि जब फर्दर हमने इस ब्लास्टूला को आई फॉर्मिंग सेल को रिमूव करने के बाद प्रोसीड किया डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर नॉर्मल आई की फॉर्मेशन हुई। मतलब जो सेल यहाँ पर हमने रिमूव की थी उसको कंपनसेट करने के लिए जो उसकी नेबरिंग सेल हैं उन्होंने उसका कंपनसेशन कर दिया। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ रेगुलेटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट है, यहाँ लॉस कंपनसेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें कि इसके अंदर एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, और उनके जो एक्सपेरिमेंट वो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। ड्राइसिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को सी अर्चिन के 4
सेल वाली स्टेज पर जब एम्ब्रियो था उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो कि 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो लिया जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप है और ये 4 सेल हैं प्रोसीड किया डेवलपमेंट के लिए। तो नॉर्मल प्लूटियस लार्वा की फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिली थी। फिर इन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइजेशन एनवेलप को रिमूव करके जो 4 सेल थी उन चारों सेल को सेपरेट कर दिया। जब इन्होंने चारों सेल को सेपरेट किया और फर्दर प्रोसीड किया डेवलपमेंट के लिए इन चारों सेल को, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लूटियस लार्वा नॉर्मल तो बने बट उनका जो साइज़ था वो कैसा था, छोटा। स्मॉल साइज्ड प्लूटियस लार्वा की फॉर्मेशन हुई फ्रॉम सिंगल सेल ऑफ 4 सेल एम्ब्रियो। तो यहाँ जो छोटे साइज़ के जो प्लूटियस लार्वा बने वो नॉन आइडेंटिकल टाइप के बने। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है कि कंप्लीट स्मॉल साइज़ के प्लूटियस लार्वा की फॉर्मेशन होगी और जो जनरेशन है सभी टाइप की सेल की वो सिंगल सेल से बनेगी। स्मॉल साइज लार्वा फॉर्म होंगे, नॉन आइडेंटिकल लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। फर्दर इनका एक और फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। इस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जो 4 सेल हैं उनमें नॉर्मल डिवीज़न होगा और ये 4 सेल 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट होंगी, फिर उसमें नॉर्मल डिवीज़न होगा और इस तरीके से जब 16 सेल स्टेज हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये मीज़ोमियर, मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर हमें देखने को मिलेंगी। बट हमने क्या किया, 2 ग्लास प्लेट ली और इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में हमने ये 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो को रख के और प्रेशर लगाया और जो क्लीवेज है वो हमने अंडर प्रेशर क्लीवेज ऑब्जर्व किया। तो यहाँ क्लीवेज होगा वो अंडर प्रेशर क्लीवेज होगा। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट है वो सेपरेट हो गए और एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसीड हुआ। जो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट है वो वेजाइटल पोल की ओर से जो वेजाइटल पोल था वहाँ से एक्यूमुलेट हुए टू एनिमल पोल, कि एनिमल पोल की ओर जो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट है वो वेजाइटल पोल से शिफ्ट हो गए और नॉर्मल प्लूटियस लार्वा की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। तो इन्होंने कंफर्म किया था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को। फिर यहाँ जो कंक्लूज़न है वो क्या है कि रेगुलेटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेट और हारमोनियसली इक्विपोटेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है कि जो हर एक सेल है वो इक्विपोटेंट है और हर एक सेल एम्ब्रियो बनाने की कैपेसिटी रखती है। फिर फर्दर इसका जो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट है उसकी अगर हम बात करें तो डोनर सेल, होस्ट रीजन और उसका क्या फेट होगा ये हमें देखना है कि डोनर सेल की जो सेल अगर वो होस्ट रीजन में उसे प्लेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज है मतलब स्पेसिफाइड फेट है। तो अगर हम एक्टोडर्म की पोजीशन चेंज करेंगे, एंडोडर्म पे रखेंगे तो भाई अभी स्पेसिफाइड है, डिटरमाइन नहीं है, स्पेसिफाइड रिवर्सिबल है। तो जब स्पेसिफाइड सेल की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो अपना फेट चेंज कर लेगी। एक्टोडर्म को उठा के हमने एंडोडर्म की जगह रखा तो उसने अपना फेट बदल लिया, वो एक्टोडर्म से एंडोडर्म बन गई। एक्टोडर्म को हमने न्यूरॉन की जगह उठा के रखा तो वो न्यूरॉन बन गई। तो जो भी डोनर रीजन में हम रखेंगे स्पेसिफाइड सेल को तो वो अपना फेट डोनर रीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोस्पेक्टिव फेट। फिर लेट गैस्ट्रुला स्टेज की डिटर्मिनेशन हो चुका है, उसके बाद हमने अगर होस्ट रीजन का चेंज किया कि एक्टोडर्म को उठा के एंडोडर्म पे रखा तो वो एक्टोडर्म ही रहेगी क्योंकि अब सेल है वो डिटरमाइन हो चुकी है। तो जब भी आपसे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि हमें स्टेज कौन सी दी गई है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, किस टाइप का स्पेसिफिकेशन हमें दिया गया है और उसमें कंडीशन क्या रखी है कि अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज है, मिड गैस्ट्रुला स्टेज है, अर्ली ब्लास्टुला स्टेज है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फेट डिसाइड करेंगे। अगर स्पेसिफाइड कंडीशन में है सेल तो फेट चेंज होगा, अगर स्पेसिफाइड कंडीशन में नहीं है, डिटरमाइंड स्टेज में है तो फेट चेंज नहीं होगा। फर्दर हम बात करें सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन की जो हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ इंसेक्ट। यहाँ इंटरेक्शन होता है वो सेलुलर फॉर्म बनने से पहले साइटोप्लाज्मिक रीजन में इंटरेक्शन होगा। जो सिग्नल होगा वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट होगा मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट की फॉर्म में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
होते हैं मोर्फोजेनिक ग्रेडियंट का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो एज एन मोर्फोजेनिक ग्रेडियंट यहाँ काम करेंगे। हाई योग होता है इनके अंदर, सेंटर में सेंट्रोलेसाइथल कंडीशन प्रेजेंट होती है। अनफर्टिलाइज्ड एग है इंसेक्ट का, फर्टिलाइजेशन हुई, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिटियल कंडीशन बनी, कैरियोकाइनेसिस तो हुई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, 30 न्यूक्लियर डिवीजन हुए। तो यहाँ जो स्पेसिफिकेशन है वो कब होता है, सिंसिटियल ब्लास्टोडर्म कंडीशन पे होगा। डिटर्मिनेशन होगा वो सेलुलर ब्लास्टोडर्म कंडीशन पे होगा। अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला के अंदर हमें दोनों ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों ही देखने को मिलेंगे। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ड्रोसोफिला, उसके अंदर ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, बीच में क्या है, योग। और यहाँ बाइकोइड एमआरएनए, नैनोज एमआरएनए, हंचबैक और कोडल पूरे के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों का, थ्रू आउट द एग प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है सारे। फर्टिलाइजेशन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सिंसिटियल कंडीशन आई। जो ये एमआरएनए जो अभी हमने बात की, कोडल, हंचबैक, बाइकोइड एमआरएनए, इन सब का हुआ ट्रांसलेशन, प्रोटीन बने। प्रोटीन बनने की वजह से यहाँ पर मोर्फोजेनिक ग्रेडियंट बना कि नैनोज पीछे रह गया पोस्टीरियर पे, बाइकोइड एंटीरियर पे रह गया, हंचबैक एंटीरियर पे, और जो कोडल है वो पोस्टीरियर पे। उसके साथ में यहाँ पर ये 4 पोल सेल पोस्टीरियर साइड में आके अटैच हुई। बाइकोइड और हंचबैक का ग्रेडियंट ऐसे बना कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पोस्टीरियर साइड में कम है। वैसे ही नैनोज और कोडल का ग्रेडियंट बना कि पोस्टीरियर साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एंटीरियर साइड में कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर ये जो सिंसिटियल कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है, यहाँ पर हुआ स्पेसिफिकेशन। फिर अब साइटोकाइनेसिस हुई, सेलुलराइजेशन हुआ और ये मल्टी सेलुलर कंडीशन बनी। यहाँ हमें देखने को मिला कि इन मोर्फोजेनिक ग्रेडियंट की वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में अलग अलग रीजन बने हैं। वो क्या क्या रीजन बने हैं, जब सेलुलराइजेशन हुआ तो डिटर्मिनेशन हुआ। तो जो अब सेल्स हैं वो कैसी हैं, डिटरमाइंड सेल हैं। यहाँ पर एक्रोन फॉर्मिंग रीजन है, हेड फॉर्मिंग रीजन है, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड टेल्सन फॉर्मिंग रीजन है। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड ये बता रखी है कि ये जो रीजन है, ये रीजन फर्दर इस टाइप की जो अडल्ट ड्रोसोफिला उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ये हेड रीजन, यहाँ पर ये आई, एंटीना, माउथ पार्ट, ये थोरेसिक रीजन, T2 के ऊपर विंग प्रेजेंट होते हैं पेयर में, T3 के ऊपर हेल्टर्स फॉर बैलेंसिंग, और ये T1, T2, T3 सेगमेंट के ऊपर लेग्स हैं, और ये इनका एब्डोमिनल रीजन है। डिफरेंट ग्रेडियंट ऑफ मोर्फोजेन इन साइटोसोल, हमने क्या देखा कि साइटोसोल के अंदर जो मोर्फोजेन है उनका ग्रेडियंट अलग है कि यहाँ बाइकोइड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ कम है। यहाँ नैनोज और कोडल प्रेजेंट है, यहाँ टेललेस प्रेजेंट है और हकिनबिन प्रेजेंट है, या टेललेस और हकिनबिन के साथ में बाइकोइड प्रेजेंट है। तो जो मोर्फोजेनिक ग्रेडियंट है उनकी कंसंट्रेशन अलग होगी। हर एक न्यूक्लियस है वो सराउंडेड मिलेगा बाय मोर्फोजेन ग्रेडियंट, और सेलुलर फॉर्म बनने के बाद दोनों ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं जो है स्टेम सेल। स्टेम सेल रिलेटिवली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं। मेन इनकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक कि ये खुद अपने डिवीज़न करके और अपने नंबर को मेंटेन करेंगी, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगी। ये डिवाइड करती हैं एसिमेट्रिक मैनर में, मतलब एसिमेट्रिक डिवीज़न होगा कि जो प्रोजिनेटर सेल है वो भी बनाएंगी। स्टेम सेल में एसिमेट्रिक डिवीज़न होने की वजह से एक सेल तो बनेगी स्टेम सेल, खुद को रिन्यू करेगी, और दूसरी बनती है प्रोजिनेटर सेल जिसका जो पोटेंशियल है वो रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल है, और ये डिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल लीनिएज को आगे कंटिन्यू करेगी। जैसे हम एग्जांपल ले हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल HSC जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, ये एक मल्टीपोटेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल है। इसमें एसिमेट्रिक डिवीज़न होगा, 2 प्रोजिनेटर की सेल बनेंगी, माइलोइड प्रोजिनेटर और लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। माइलोइड फर्दर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाती हैं, डेंड्राइटिक सेल, इस्नोफिल सेल, मोनोसाइट, टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, RBC, प्लेटलेट, बेसोफिल, मास्ट सेल। और यहाँ जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल है वो डेंड्राइटिक सेल, B सेल, T सेल, नेचुरल किलर सेल। T सेल में भी
TSTC TR रेगुलेटिव साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल की फॉर्मेशन करती हैं विच आर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल। जो हम स्टेम सेल का डिवीज़न करते हैं 3 टाइप में। एक तो सिंगल सेल एसिमेट्री की जो स्टेम सेल है वो एक तो स्टेम सेल बनाए, दूसरी वो कमिटेड प्रोजेनेटर सेल बनाए जिससे आगे चल के टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल बने। दूसरा पॉपुलेशन एसिमेट्री की हाफ पॉपुलेशन स्टेम सेल बनाए और हाफ पॉपुलेशन प्रोजेनेटर सेल बनाए। जैसे एक स्टेम सेल है वो आगे चल के स्टेम सेल ही बनाएगी, लेकिन जो दूसरी स्टेम सेल है हाफ पॉपुलेशन स्टेम सेल की वो पूरा प्रोजेनेटर सेल की ही फॉर्मेशन करेगी। जो थर्ड टाइप है अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज, तो जो अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज है उसके अंदर ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ये एक तो स्टेम सेल बनाएगी, दूसरी कमिटेड प्रोजेनेटर सेल बनाएगी जो कि आगे चल के और अलग तरीके की टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाती हैं। स्टेम सेल हम प्लांट और एनिमल में देखें तो प्लांट के अंदर टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होती है, हर एक सेल टोटिपोटेंट होती है। जो मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल है जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, शूट एपिकल, तो इनके अंदर ये हमेशा ही टोटिपोटेंसी में रहेंगी, ये अनडिफ्रेंशिएटेड रहेंगी। जो क्लस्टर ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, ये अनडिटर्मिनेट ग्रोथ होगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। बट एनिमल में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। इनके अंदर जो स्टेम सेल है वो अडल्ट टिश्यू में, मैच्योर ऑर्गन में बहुत कम प्रेजेंट होती हैं। अगर होती हैं तो रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन पे होंगी और लोकेशन पे भी इनका जो पोटेंशियल है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ जो ऑर्गन जिन्हें ज़रूरत होती है बार बार सेल रिप्लेसमेंट की, सिर्फ उनके अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल की स्टेम सेल मिलेंगी, जैसे कि स्किन में, ब्लड सिस्टम सेल में, हेयर शाफ्ट सेल में, और जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की उनकी सेल्स। जैसे इन सेल का यूज़ किया जाता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल और टू मेंटेन टिश्यू बैलेंस। अब पोटेंसी की हम बात करें तो जो धीरे धीरे जो स्टेम सेल की पोटेंसी है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी। कैसे रेस्ट्रिक्टेड होती है ये कि हम टोटिपोटेंसी होती है सबसे पहले। टोटिपोटेंसी मतलब कि जो सेल है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म कर सकती है, वो कंप्लीट किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे जाइगोट, जाइगोट क्या है, एक टोटिपोटेंट सेल है। फिर प्लूरिपोटेंसी कि वो सिर्फ ऑल ऑर्गन की फॉर्मेशन कर सकती है, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं करती। जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जैसे हम ब्लास्टोसिस्ट में देखें तो जो आईसीएम है वो प्लूरिपोटेंट इन नेचर है कि वो ऑर्गन्स बना सकती हैं, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म नहीं कर सकती। मल्टीपोटेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपोटेंसी मतलब एक से ज़्यादा तरीके की सेल बना सकती हैं, जैसे कि हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, न्यूरोनल स्टेम सेल। फिर जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है उस मल्टीपोटेंट स्टेम सेल वो फर्दर क्या करेंगी कि वो यूनिपोटेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल में रेस्ट्रिक्ट होंगी। कि यूनिपोटेंसी मतलब एक सिंगल तरीके की सेल बना सकती हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम है वो सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, ओगोनियम है वो सिर्फ ओवम की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। एनिमल के अंदर 8 सेल स्टेज तक हमें टोटिपोटेंसी देखने को मिलती है, उसके बाद हमें टोटिपोटेंसी देखने को नहीं मिलती। कि जो जाइगोट है उससे 2, 4, 8 सेल बनी, तो 8 सेल को अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये 8 नॉर्मल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करेंगी, तो ये टोटिपोटेंट है। लेकिन 8 सेल के बाद में टोटिपोटेंसी एब्सेंट होगी। अगर हम इन 8 सेल को सेपरेट करके और फोस्टर मदर की यूट्रस में ट्रांसप्लांट करें तो कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जैसे जैसे 8 सेल के बाद 16, 32, 64, 128, 256 और ऐसे टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल बनती जाएंगी, तो धीरे धीरे प्लूरिपोटेंसी आएगी, मल्टीपोटेंसी आएगी, फिर यूनिपोटेंसी आएगी। तो रेस्ट्रिक्शन होगा पोटेंशियल का, सेल की जो पोटेंसी है कुछ भी बनाने की, जो उसकी प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, उसमें धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन होता जाएगा। ये ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों होता है कि जो पोटेंसी है वो धीरे धीरे टोटिपोटेंसी से प्लूरिपोटेंसी, फिर मल्टीपोटेंसी, फिर यूनिपोटेंसी, ऐसे क्यों होता है ऐसा? और क्या यहाँ पर जीनोमिक इक्विवेलेंस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में? तो इन सब का हम जो आंसर है वो कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेंगे। इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे रॉबर्ट ब्रिग एंड थॉमस किंग का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने जो जीनोपस लेविस फ्रॉग है उसके ऊपर काम किया।
उन्होंने जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का है स्टेम सेल ली थी, प्लूरिपोटेंट होती हैं जो, और इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का न्यूक्लियस निकाला और एक ई न्यूक्लिएटेड एग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ई न्यूक्लिएटेड एग का सिर्फ साइटोप्लाज्म लिया, उसका न्यूक्लियस निकाल लिया था, और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का सिर्फ उन्होंने न्यूक्लियस लिया और फ्यूज़ कर दिया पीईजी की प्रेजेंस में, पॉली इथाइल ग्लाइकोल की प्रेजेंस में फ्यूज़ किया। तो अब जो ई न्यूक्लिएटेड एग था उसके अंदर न्यूक्लियस डाल दिया गया प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। फिर ये जो एग है उसके अंदर न्यूक्लियस है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का। अब इसे स्टिमुलस दिया गया डिवीज़न के लिए, माइटोटिक इंड्यूसर दिए गए। तो देखा कि ये जो एग है वो बिहेव करने लगा लाइक जाइगोट, और ये नॉर्मल क्लीवेज करने लगा। इसने पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो टेडपोल, ये पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दी। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो न्यूक्लियस है उसमें कंप्लीट जीनोमिक इक्विवेलेंस प्रेजेंट है, कि यहाँ जो न्यूक्लियस था वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का था, बट उसने टोटीपोटेंसी दिखाई, उसने पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ, ना ही डीएनए में कोई इरिवर्सिबल चेंज आया है। जो पोटेंसी रेस्ट्रिक्ट होती है वो न्यूक्लियस की वजह से नहीं, वो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट की वजह से होती है, कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है न्यूक्लियस को अपनी पोटेंसी दिखाने के लिए, कि जो जैसे साइटोप्लाज्म हमने चेंज किया, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो अलग था, एम्ब्रियोनिक इसका एग का जो साइटोप्लाज्म था वो अलग था। एग के साइटोसोल के अंदर कैपेसिटी थी कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को कोड कर सके, और जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल थी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थी, उसका जो साइटोप्लाज्म था उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो, उसमें ऐसे सिग्नल नहीं थे कि वो नॉर्मल एम्ब्रियो की, कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा सके। इसलिए हमने न्यूक्लियस उठाया और साइटोसोल चेंज कर दिया। जैसे ही साइटोसोल चेंज हुआ और हमने जिस लेवल का साइटोसोल रखा उस लेवल का ही चेंज हमें देखने को मिला, कि हमने टोटीपोटेंट सेल का साइटोसोल लिया तो टोटीपोटेंसी ही देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसका टोटीपोटेंसी से रिलेटेड कोई रोल नहीं है, प्लूरिपोटेंसी से रिलेटेड कोई रोल नहीं है, रेस्ट्रिक्शन जो पोटेंसी का होता है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है कि जो साइटोसोल है उसका। अब हम बात करें कि क्या टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल भी जीनोमिक इक्विवेलेंस शो करेंगी, तो आइए इसका आंसर देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन विल्मट एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने शिप ए ली और बी सी ली। ठीक है, ए का जो उडर सेल है, जो मेमोरी ग्लैंड है, उनकी हमने सेल ली जो कि टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल हैं। इनके न्यूक्लियस को उठा के और जो ई न्यूक्लिएटेड एग था उससे फ्यूज़ करवा दिया। अब जो एग है वो जाइगोट की तरह बिहेव करने लगा, उसे हमने माइटोटिक इंड्यूसर दिए, मतलब उसे हमने इंड्यूस किया कि वो अब डिवाइड करे, क्लीवेज करे। तो देखा गया कि नॉर्मल डेवलपमेंट होने लगा, नॉर्मल क्लीवेज होने लगा। जो इनर सेल मास है वो बना, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो बनी, ब्लास्टोसिस्ट बना। इस ब्लास्टोसिस्ट को सी शिप में हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, जो कि फोस्टर मदर है उसके यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया, और नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड किया। कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, जिसे हमने क्या नाम दिया? डोली नाम दिया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो मेमोरी ग्लैंड की जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल थी उनका जो जीनोम है, न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है वो कंप्लीट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बल्कि जो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट है न्यूक्लियस के अराउंड वो मॉडिफाई करता है न्यूक्लियस के फेट को। एनिमल के अंदर 8 सेल स्टेज तक टोटीपोटेंसी प्रूव की गई है, लेकिन प्लांट के अंदर जो टोटीपोटेंसी है वो हर एक सेल टोटीपोटेंट हो सकता है। जैसे हमने कैरेट लिया, ये रूट सेल हैं, इसके टिश्यू को हमने एमएस मीडिया में डाला, प्लांट टिश्यू कल्चर किया, तो हमने देखा कि ये
ऐसे सेल मास बना रहा है और ये सेल मास यहाँ डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये सेल मास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की तरह बिहेव करने लगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास बना जिसे हम कैलस नाम देते हैं। इस कैलस से कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस की जा सकती है। ग्लोबुलर स्टेज बनेगा, हार्ट स्टेज बनेगा, टोरपीडो स्टेज बनेगा, सीड बनेगा। उस सीड को हमने जर्मिनेट करवाया और नई कैरेट प्लांट को उगा दिया। इसको हम नाम देते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहाँ क्या हुआ कि जाइगोट से डिफ्रेंशिएशन होकर जो रूट सेल बनी थी हमने उसे डी डिफ्रेंशिएट करके एमएस मीडिया के थ्रू और उसे कैलस बनाया, और फिर वो जो कैलस है वो कैसा है, टोटीपोटेंट। जाइगोट के जैसा वो कैसा है, टोटीपोटेंट। तो जो डी डिफ्रेंशिएशन है वो एनिमल्स में पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट में पॉसिबल होता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल ही बात है कि हमारे अंदर टोटीपोटेंसी फिर से रिगेन नहीं की जाती, अदरवाइज हमारे बहुत सारे क्लोन ही घूमते। स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो जो स्टेम सेल थेरेपी है उसमें मेन रोल होता है इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल का। जो इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल हैं उनको इंड्यूस किया जाता है, इनका नाम ही है कि उन्हें प्लूरीपोटेंट बनाया जाता है। जैसे कि जो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल है स्किन की, सोमेटिक सेल, टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल, इन्हें रीप्रोग्रामिंग की जाती है इनकी, और इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाई जाती है। और इनका यूज़ किया जाता है रीजनरेटिव पर्पस के लिए, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के लिए। और ये डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। दे कैन फॉर्म ऑल बॉडी ऑर्गन यूज्ड इन मेडिसिन, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड ऑर्गन, जैसे कि स्किन बर्न के केस में किडनी, लीवर फेलियर, इनके केस में रिप्लेसमेंट की जाती है। जो ये टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं इन्हें फिर से डी डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता। अब इनकी रीप्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कुछ जीन को चेंज किया जाता है, जैसे कि कुछ जीन का एक्सप्रेशन करवाया जाता है एसोमेटिक सेल में। वो जीन कौन कौन से हैं, उनका नाम है, जापानीज साइंटिस्ट यामायाका ने उन्हें डिस्कवर किया था, जिसके बेसिस पे उनका नाम क्या पड़ा, यामायाका फैक्टर। OCT3/4, SOX2, सीमिक, KLF4। OCT3/4 और SOX2 तो मिलके नैनो का एक्सप्रेशन करवाएंगे जो कि प्लूरीपोटेंसी को आईपीएस सेल में मेंटेन करने का काम करेंगे। सीमिक है वो यूक्रोमेटिन डीएनए फॉर्मेशन करवाएगा। KLF4 है वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगा। इन सारे जो जीन हैं वो हमने वायरस मीडिएटेड जीन एक्सप्रेशन करवाया है कि वायरस में डाल के इन्हें वायरस से इन्फेक्ट करवा के सोमेटिक सेल को, टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल को, ये जो सारे जीन हैं वो सेल के अंदर डाले, और इनका जब एक्सप्रेशन होगा तो जो सेल है वो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगी, जिसे हम मेडिसिन में, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में, डैमेज्ड ऑर्गन रिपेयर में, बोन ग्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो है कि जो आईपीएस सेल है यूज टू ट्रीट डिजीज कौन कौन सी, डायबिटीज़, मस्कुलर डिजनरेशन, पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, इन सब का ट्रीटमेंट इसके थ्रू चल रहा है। फिर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन की। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन मीन्स कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कि किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में सारे जीन हैं, बट उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन ही एक्सप्रेस होते हैं। तो जो रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होंगे ऑन बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन। ये कैस्केड पाथवे चलता है कि एक जीन है वो अगले को, उसका जो प्रोडक्ट है एक जीन का, वो रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, और जो अगला होगा वो फिर उससे अगले, फिर उससे अगले को, ऐसे ये एक कैस्केड चलेगा। जैसे डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, हमने 3 सेल ली, सेल ए, सेल बी और सेल सी। तो यहाँ जो सेल है उसके ऊपर ये ए रिसेप्टर, ये बी रिसेप्टर। तो अगर यहाँ ए सिग्नल आया है तो ए जीन एक्टिवेट होगा, उससे जो जीन एक्टिवेट होगा उसका एक्सप्रेशन होगा और वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। एक्टोडर्म स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन हुआ, तो ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन है। फिर जो बी रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर है, उसके ऊपर सिर्फ बी सिग्नल आया तो बी जीन एक्टिवेट होगा, उससे मेसोडर्म की फॉर्मेशन हुई। लेकिन सी सेल के पास कोई भी सिग्नल नहीं आया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ही एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जीन के एक्सप्रेशन की वजह से अलग अलग फेट बनता है। जो कमिटेड सेल हैं उनके अंदर फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज डजंट चेंज, ऑल सेल्स लुक अलाइक, कि जो कमिटेड सेल है उनके अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। चेंज कब दिखता है, आफ्टर
डिफ्रेंशिएशन, कि डिफ्रेंशिएशन से पहले सारी सेल एक जैसी दिखेंगी, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के बाद जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग दिखने लगेंगी। डेवलपमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट फेट प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर मेल डिटरमाइनिंग जीन प्रेजेंट है तो मेल बनेगा, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल की फॉर्मेशन होगी। अगर सिग्नल प्रेजेंट है तो वेंट्रल साइड बनेगी, मतलब कि जो डोर्सल प्रोटीन है वो प्रेजेंट है तो वेंट्रल बनेगी, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डोर्सल साइड बन जाएगी। कैस्केड जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है कि जैसे ए एक्टिवेट हुआ, उसने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन चलता है कि एक बार एक जीन शुरू हो गया तो वो उससे अगले, वो उससे अगले, वो उससे अगले और वो उससे अगले जीन को एक्टिवेट करेगा। बिफोर डिफ्रेंशिएशन सारी सेल एक जैसी दिखेंगी, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगी। डिफ्रेंशिएशन के बाद होता है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन रिजल्ट इनटू मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज आना, मॉर्फोलॉजी बनना, 3D ऑर्गेनाइजेशन होना, जो ऑर्गन है, बॉडी है, उनकी शेपिंग होना, मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्मेशन होना। मॉर्फोजेंस क्या होते हैं? डिफ्यूजिबल बायोकेमिकल हैं जो कि सेल फेट को डिटरमाइन करते हैं बाय देयर कंसंट्रेशन। ये पैराक्राइन फैक्टर होते हैं। मॉर्फोजन सीक्रेटेड प्रोटीन भी हो सकते हैं जो कि बाहर सीक्रेट किए जाएं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकते हैं जो कि न्यूक्लियस में जाके काम करें। मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट बनाते हैं अपनी कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन है, जहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो इस तरीके का ग्रेडियंट बनेगा हाई टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि हैजोक है, रेटिनोइक एसिड है, बोन मॉर्फोजन प्रोटीन है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर मॉर्फोजन विद इन द सेल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉर्म में काम करते हैं, जैसे बाइकोइड, हंचबैक, नैनोस, कोडल। तो ये यहाँ तक का हमने आज कंप्लीट किया। पैटर्न फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।